क्लास। तो सबको बोल दिया जाएगा कि सब टाइम पे आ जाए ताकि हमें वेट ना करना पड़े। देखिए कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, राइट। चैप्टर 1 में कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने कल भी आपको बताई थी और आप लोगों ने रिवाइज भी की होगी होपफुली। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी। अब आप लोग अपना अपना बैरेक्ट जरूर निकाल के रखिएगा, ठीक है। बैरेक्ट बड़े काम की चीज है क्योंकि बैरेक्ट बहुत काम आएगा। अपन मोस्टली बैरेक्ट से ही एक एक लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे क्या कहता है वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, यानी चैप्टर 2 जो है वो कोर्ट के बारे में बताता है। देखिए सीआरपीसी हम पढ़ेंगे, हम पूरी प्रोसीडिंग सीखेंगे कैसे होती है, सब करेंगे, तो ये भी तो समझना होगा ना कि कोर्ट कहाँ है, कौन कौन सी कोर्ट होती है, क्या क्रिमिनल कोर्ट कितने टाइप की होती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से ऑफिस होते हैं जहाँ पे हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि सिर्फ कोर्ट ही ऐसी चीज नहीं होती जो सीआरपीसी में काम करती है। सीआरपीसी में और भी फंक्शनरीज होती है, जैसे कि सबसे पहले आता है पुलिस। सेकंड नंबर पे आप अगर देखोगे तो आप रख सकते हो प्रोसिक्यूटर्स को। थर्ड नंबर पे आप डिफेंस काउंसिल को रख सकते हो। डिफेंस काउंसिल यानी कि जो एक्यूज्ड के एडवोकेट होते हैं, डिफेंस के एडवोकेट होते हैं। चौथे नंबर पे आप रख सकते हो मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट के अंदर आप जजेस ऑफ हायर कोर्ट को भी ले लीजिए क्योंकि सेशन कोर्ट तक भी ट्रायल चले जाते हैं, है ना, अपील में चले जाते हैं वहां तक। और एक पांचवें नंबर पे आपको एक और चीज रखना पड़ती है जिसको सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है प्रिजन अथॉरिटीज। बेसिकली ये 5 फंक्शनरीज होती है जो पूरे सीआरपीसी को चलाने वाली होती है। आप देखिए पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, प्रोसिक्यूटर जो है वो विक्टिम को न्याय दिलवाने का काम करते हैं, एक्यूज की गिल्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। डिफेंस काउंसिल जो है वो एक्यूज को बचाने की कोशिश करता है। मजिस्ट्रेट जो है वो इधर तराजू लेके बैठे होते हैं तोलने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। प्रिजन अथॉरिटी भी बड़े काम की चीज है। एक्यूज जेल जाता है तो जेल से रिलीज करने का काम प्रिजन अथॉरिटी को। मजिस्ट्रेट अगर किसी को प्रिजनर को बुलाना चाहता है तो उसके लिए नोटिस जो भेजना पड़ेगा वो प्रिजन अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। तो ये सब मिलते जुलते काम करते हैं। अब अगर इसमें से अपन मिलते जुलते काम में से अपने को कोई बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला चूज करो तो हम बोलेंगे सर ये मजिस्ट्रेट एंड जजेस ऑफ हायर कोर्ट, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी कि मैं कहूं ये एक पाइवोटल रोल प्ले करते हैं। यानी कि इन ऊपर की 3 चीजें और नीचे की प्रेजेंट अथॉरिटी के बीच में ये एक ऐसा पाइवोट बन के खड़े हैं जो सबको चला रहे हैं। बाकी सारी जो फंक्शनरीज मैंने बताई, पुलिस, प्रोसिक्यूटर, ये सब तो मजिस्ट्रेट की एक्सेसरी है। जैसे हम फोन लेके आते हैं, फोन पे एक्सेसरी लगवाते हैं, गार्ड लगवा रहे हैं, कवर लगवा रहे हैं, सब उसकी एक्सेसरी। ऐसे ही ये पुलिस, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस, प्रिजन, ये सब मजिस्ट्रेट की एक्सेसरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड तो मजिस्ट्रेट को करना है ना कि एक्यूज ने गलत किया है कि नहीं किया है। तो ये सब लोग क्या है, ये सब लोग तो बस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्यूज ने गलत किया, एक बोल रहा नहीं किया, एक बोल रहा है कि हम इसको जेल ले जाएंगे। तो ये सब एक्सेसरी है मजिस्ट्रेट की हेल्प करने के लिए। मेन रोल तो मजिस्ट्रेट प्ले करता है। अब चूंकि मेन रोल मजिस्ट्रेट प्ले करता है और मजिस्ट्रेट बैठता है कहाँ पे, ये क्रिमिनल कोर्ट्स में, इसलिए हमें क्रिमिनल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। राइट। तो 1 सेकेंड ना, जिन लोगों ने अपना नाम नहीं डाल के रखा है क्या वो अपने चैट में अपना नाम बता सकते हैं। ये 2SBI4W, आपका नाम बता सकते हैं आप चैट में। ओके चलिए। तो ये हुआ क्रिमिनल कोड। आप जरा देख लेते हैं ये क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन दिया कहाँ पे। देखो सेक्शन 6 आप देखोगे तो आपको सेक्शन 6 में मालूम पड़ने वाला है। सेक्शन 6 लिखा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी हमारे पास कितने टाइप की क्रिमिनल कोर्ट्स होती है, क्या क्या क्लासेस है क्रिमिनल कोर्ट का, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, मतलब कि हाई कोर्ट को रख दो साइड में, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा अगर लॉ है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट को बनाया है तो उसको भी हटा दो साइड में, जैसे कि कोई ट्रिब्यूनल वगैरह है उनको हटा दो, वो सबको अपन इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
देन देयर शेल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड। ये जो मैं अब क्लास बताने वाला हूं ये हर स्टेट में होना चाहिए। सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड नंबर पे जेएमएफसी, जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा होता है, जो मैंने कल आपको सेक्शन 8 में बताया था, तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एमएम। थर्ड नंबर पे होता है जेएमएससी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और लास्ट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आप ये देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है ना, वो अब सिर्फ कुछ ही स्टेट में बचे हैं, है ना। ये सेकंड क्लास वाले मजिस्ट्रेट बहुत कम हो चुके हैं अब, मतलब ये क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में तो इसको इंक्लूड करके रखा है, बट बेसिकली बहुत सारी स्टेट में अब ये है ही नहीं। हम हमारे मध्य प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दिखते ही नहीं है। तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक है, लेकिन इनके काम इतने कम हो चुके हैं कि अब जरूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, पढ़ाई के लिए आपको याद रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी अभी होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 कोर्ट बताई है सेक्शन 6 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ये अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट को इंक्लूड मत करना, किसी भी दूसरे लॉ में कोई स्पेशल कोर्ट बनी है तो उसको इंक्लूड मत करना। तो ये 4 क्लासिफिकेशन होते हैं क्रिमिनल कोड, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 पे आते हैं, टेरिटोरियल डिवीजन। देखिए अब इतनी सारी कोर्ट इनने बना दी, सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास कोर्ट, सेकंड क्लास कोर्ट, और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, इसको समझना, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज है। बताऊंगा ये आउट ऑफ द बॉक्स क्यों है, अभी थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ेगा। अब अपन पहले ये देख लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है आपको कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, एग्जीक्यूटिव का, इनको अपना अपना पर्टिकुलर कुछ टेरिटरी दिया होगा ना रूल करने के लिए, यानी कि अपना पावर दिखाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन पूरे के पूरे स्टेट में अपना पावर चलाएगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पूरे स्टेट में चलाएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ टेरिटोरियल डिवीजन बिटवीन दीज कोर्ट्स। ये टेरिटोरियल डिवीजन जो होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 इन्होंने क्या किया है कि एवरी स्टेट शेल बी अ सेशंस डिवीजन। हर स्टेट को क्या बना दो, हर स्टेट को एक सेशन डिवीजन बना दो, या फिर कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स। देखिए ये बात समझना ध्यान से, और आप अपने स्टेट पे इसको अप्लाई करने की कोशिश भी कीजिएगा। हाँ, पूरा कंसंट्रेशन यहां रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। स्टेट, स्टेट को सेशन डिवीजन बोलेंगे, स्टेट को क्या बोलेंगे, सेशन डिवीजन, या फिर स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन होंगे, मतलब दोनों हो सकता है। पूरी की पूरी स्टेट को भी आप सेशन डिवीजन बोल सकते हो, या अगर स्टेट बहुत बड़ी है तो एक सेशन डिवीजन से काम नहीं चलेगा, तो आप उसके अंदर अलग अलग सेशन डिविजन्स बना सकते हो। दोनों ही चीजें अलाउड है, किसी पे कोई बार नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद अब आप इसके अंदर के सेशन डिवीजन पे आ जाओ, मतलब कि एक पॉइंट अंदर आ जाओ। स्टेट में घुसे तो देखा कि वो एक सेशन डिवीजन है, या फिर वो बहुत सारे सेशन डिवीजन से मिलकर बना है। अब आप किसी पर्टिकुलर सेशन डिवीजन के अंदर आ जाओ। अब जब सेशन डिवीजन के अंदर आओगे तो आपको या तो दिखाई देगी एक डिस्ट्रिक्ट, या फिर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। यहां पे भी दोनों चीजें, एक सेशन डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, एक सेशन डिवीजन के अंदर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही अलाउड है, कोई बार नहीं है। मतलब कभी आप देखो किसी स्टेट में कि सर इस सेशन डिवीजन में तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है और इस वाले में 2, ऐसा क्यों? तो याद रखना कि एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी अलाउड होती है और एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी अलाउड होती है, ठीक है। तो स्टेट में घुसे तो सेशन डिवीजन दिखा, सेशन डिवीजन में घुसे तो डिस्ट्रिक्ट दिखा। ओके, राइट, यहां तक पहुंच गए। अब एक छोटी सी चीज जो यहां पे याद रखने वाली, वो क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसके लिए एक छोटी सी बात कि फॉर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, a metropolitan area shall be a separate session division and district। यानी कि अगर कोई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ना,
वो हमेशा एक सेपरेट सेशन डिवीजन ही रहेगा। जैसे मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की, चलो एक एग्जांपल ले लो कि अपन महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं पूरे महाराष्ट्र को एक सेशन डिवीजन बोल सकता हूं सिर्फ? आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। क्या मैं पूरे महाराष्ट्र को एक सेशन डिवीजन में डिवाइड कर सकता हूं? सोच समझ के बोलना। कोई तो आंसर दो। क्या मैं महाराष्ट्र सर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर सर बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया है। एग्जैक्टली बस यही चीज सब भी समझ जाओ। महाराष्ट्र, हमारे सेक्शन 7 ने हमें अलाउ कर रखा है कि हम एक स्टेट को एक सेशन डिवीजन बोल सकते हैं। लेकिन हमारे सेक्शन 7 ने यह भी तो बोला है कि अगर किसी स्टेट में मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो आपको उसको एक सेपरेट सेशन डिवीजन बनाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया ले लो आप उसके मुंबई को, तो जब महाराष्ट्र में मुंबई भी है तो आपको मुंबई को तो एक सेपरेट सेशन डिवीजन बनाना ही पड़ेगा। तो फिर पूरे महाराष्ट्र को आप एक सेशन डिवीजन तो बोल ही नहीं सकते, है ना? तो ये चीज याद रखना। उसके बाद अब क्या होता है कि ये जो सेशन डिवीजन अपन ने बनाए हैं, ये जो डिवीजन अपन ने बनाए हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट अपन ने बनाई है, ये बनाता कौन है? तो आप हमेशा इसके लिए याद रखेंगे कि ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करके नंबर ऑफ डिविजन्स को, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट भी इतनी बड़ी होती है कि उसको रूल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र के मुंबई को ले लो, मुंबई इतना बड़ा है कि उसकी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी सारी चीजें होती है कि आप जाओगे तो भटक जाओगे, है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट को भी छोटे छोटे सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है। मतलब कि ये चौथे नंबर की कैटेगरी आ गई। देखो, स्टेट को सेशन डिवीजन बोला, सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आई, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आ गया? सब डिविजन आ गया। अब याद रखना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन आने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है हाईकोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। चलिए, सेक्शन 7 यहीं पे खत्म हो गया, ये टेरिटोरियल डिवीजन की बात हो गई। अब आप आ जाओ सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 पे आओगे तो कल मैंने समझाया था आपको कि सेक्शन 8 जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज आप ये याद रखो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर कोई होगा तो ये डिसाइड कौन करेगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगी? बाय नोटिफिकेशन। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, एक तारीख लिख देगी कि आज की तारीख से हम इस स्टेट को, हम इस एरिया को, हम इसकी इस सिटी को, हम इसके टाउन को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन उस एरिया को, उस पर्टिकुलर सिटी को, उस पर्टिकुलर टाउन को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन कर देगी। और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया किस चीज के लिए हो रहा है? ताकि सीआरपीसी के जो पर्पस है, जो सीआरपीसी के प्रोविजन है मेट्रोपॉलिटन एरिया वाले, वो वहां पे अप्लाई हो सके। ठीक है। अब कभी आपसे कोई पूछे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से, किसके दिमाग में आया ये, तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश लोगों की देन है या अंग्रेज लोगों की देन है। पता है क्यों? आपको पता होगा कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, कोई मुझे बताएगा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को उन्होंने क्या किया था? फटाफट आंसर दो, किसी को तो पता होगा। बना दिया था प्रेसिडेंसी टाउन बना दिया था। अब पता है उन लोगों ने एक और चीज की थी, उन्होंने इसे प्रेसिडेंसी टाउन तो बनाया ही बनाया, साथ में उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल मजिस्ट्रेट बिठा दिए और उनका नाम रख दिया प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स। दूसरी जगह जो मजिस्ट्रेट बैठते थे उसको नॉर्मल मजिस्ट्रेट बोलते थे, इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन में जो मजिस्ट्रेट बिठाया उसको प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट बोलते थे। अच्छा, ये लोग प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को लाते भी कैसे थे? स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले लोगों को अपॉइंट करते थे। दूसरा इंसान सिर्फ लॉयर होगा तो चल जाएगा, लेकिन इधर लॉयर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगते थे।
लॉयर के साथ एक्सपीरियंस भी मांगते थे, कितने साल प्रैक्टिस करी ये पूछेंगे, कितने केस लड़े ये पूछेंगे, किस केस में जीते हो हारे हो सब पूछेंगे, उसके बाद आपको प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बनाएंगे। अच्छा इतना ही नहीं, इतनी सारी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं तो हाई सैलरी भी देते थे उनको, बहुत ज्यादा सैलरी देते थे उनको। दूसरे मजिस्ट्रेट को अगर 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये स्पेशल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को 50,000, इतना डिफरेंस। और इन रिटर्न उन ब्रिटिशर को फायदा क्या मिलता था? उनको फायदा मिलता था क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। अगर दूसरे टाउन्स के कंपैरिजन में उस टाइम पे आप प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट को देखते तो जो केस दूसरी कोर्ट को डिसाइड करने में एक एक साल लग जाता था, ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट उसको 3-3 4-4 महीने में डिस्पोज कर देते थे और एकदम एक्यूरेंसी के साथ। ये फर्क होता है स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले लोगों को जुडिशरी में लेने का। तो ये चीज प्रेसिडेंसी टाउन से शुरू हुई थी, ब्रिटिशर ने शुरू की थी, तो बाद में जब हमारा ये लॉ फ्रेम हुआ ना तब इसमें भी डाल दिया कि बोले मेट्रोपॉलिटन एरिया इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर वहां पे भी नॉर्मल कोर्ट बैठ के केस चलाती रहेगी तो कितना टाइम लग जाएगा, क्यों ना अपन उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोल देते हैं और वहां के लिए जज ही अलग कर देते हैं जिसको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल रहे थे। बस यहीं से इंस्पायर होके इन्होंने मेट्रोपॉलिटन एरिया का कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 में इंसर्ट कर दिया। और इसीलिए आप इसका सबसेक्शन 2 देखेंगे तो उसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की बात हुई है, साथ में अहमदाबाद की भी बात हुई है। और इनने क्या बोला है कि जिस दिन सीआरपीसी शुरू हुआ है ना उसी दिन से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद को तो हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड कर ही दिया है, और बाकी क्या स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है, जिसको करना है कर लो, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख से ज्यादा है कर लो, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, चलो अब इसमें ना एक छोटी सी चीज सबसेक्शन 4 में आप देख लो कि अगर कोई एरिया एक बार मेट्रोपॉलिटन एरिया बन गया, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि आज से ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और बाद में उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाती है, 1 मिलियन से उसकी पॉपुलेशन कम हो गई, इसका मतलब नाउ इट सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 10 लाख लोग तो होना ही चाहिए तभी मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको बोलते हैं। अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाएगी तो अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं बचा। तो ऐसे में उस स्टेट में जो इंक्वायरी चल रही है, जो केस चल रहे हैं, जो अपील चल रही है, वो कौन सी कोर्ट में चल रही थी? वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही थी। और वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्यों चल रही थी? क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया था। अब चूंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया बचा ही नहीं है तो जो प्रोसीडिंग वहां पे पेंडिंग थी उनका क्या होगा? तो जो प्रोसीडिंग वहां पेंडिंग थी ना उसका उन प्रोसीडिंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो चीजें पेंडिंग चल रही है ना वो एज इट इज चलेगी, वो ऐसे ही चलेगी जैसे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो। बस जो नई प्रोसीडिंग है ना वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलेगी, वो अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चलेगी, फर्स्ट क्लास वाले के पास। यानी याद रखना कि अगर कोई केस मेट्रोपॉलिटन एरिया में चल रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास और अचानक से वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया होना बंद हो जाता है तो जो पेंडिंग केसेस है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेंगे। ये सबसेक्शन 4 में लिखा है। ठीक है, बस सेक्शन 8 में इतनी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो तीनों आपको याद रखना है। चलो अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन पे। अब आप देखिए कि स्टेट में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, हाईएस्ट कोर्ट, वो होती है हाई कोर्ट। अगर सेकंड नंबर पे कुछ चीज देखना चाहे ना तो वो होती है सेशन कोर्ट, है ना। और इसके भी नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी सेशन कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। तो एक चीज तो हमेशा याद रखना कि सेशन कोर्ट जो है वो सेक्शन 9 में डिफाइन करा है, तो रटना पड़ेगा आपको, सेक्शन 9 में डिफाइन करा है। अब ये होता क्या है? देखो होता ये कि इसको अपॉइंट कौन करेगा पहले ये देख लो। तो आप बोलोगे सर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हमने देखा था ना सेशन डिवीजन होता है, क्या होता है सेशन डिवीजन? ये रहा। स्टेट को आपने क्या किया? स्टेट को आपने सेशन डिवीजन में बनाया, या तो एक सेशन डिवीजन में या एक से ज्यादा सेशन डिवीजन में। तो हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट होगी, यानी कि हर एक सेशन डिवीजन के लिए सेशन कोर्ट स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश करेगी। उसके बाद हर सेशन कोर्ट के लिए एक जज होगा
हर सेशन कोर्ट के लिए एक जज होगा जो उस सेशन कोर्ट को प्रिसाइड करेगा, एंड दैट जज विल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ये मत सोचना कभी भी कि स्टेट गवर्नमेंट उस जज को अपॉइंट करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। तो क्या किया इसने, स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश करी, उसको एक जज प्रिसाइड कर रहा है जिसका नाम जो भी हो उसे हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जो कि उस सेशन कोर्ट का जज है, पर एक जज से पूरा सेशन डिवीजन तो चलने नहीं वाला, पूरी की पूरी सेशन कोर्ट एक जज से तो चलने नहीं वाली। तो हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। एडिशनल और असिस्टेंट ये दो चीजें होती है, हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी सीआरपीसी पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो हाई कोर्ट एक जज के भरोसे तो पूरा सेशन कोर्ट छोड़ नहीं देगी, तो हाई कोर्ट के पास एक पावर और है कि वो एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है, असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। तो हाई कोर्ट जब सेशन जज को अपॉइंट करती है तो वो सबसेक्शन 2 की पावर इस्तेमाल करती है, और जब एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट करती है तो सबसेक्शन 3 की पावर इस्तेमाल करती है। एक सेशन डिवीजन का सेशन जज किसी दूसरे डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी बन सकता है, इस चीज को याद रखना, इसमें कोई बार नहीं होता है। सपोज करो कि मैं सेशन जज हूं एक पर्टिकुलर सेशन कोर्ट का, तो मैं किसी दूसरे सेशन कोर्ट का एडिशनल सेशन जज बन सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं कि जो एक जगह का सेशन जज होता है वो दूसरे जगह का एडिशनल सेशन जज नहीं बन सकता, बन सकता। ये आपको सब सेक्शन 4 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है, यानी सेशन जज जो है, सेशन जज मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन का सबसे बड़ा जज जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है सेशन कोर्ट में, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज भी है बहुत सारे, पर सबसे ऊपर कौन बैठा है, सेशन जज। तो उसका ऑफिस खाली है। अब उसका ऑफिस खाली है तो उसका काम कौन करेगा, तो अगर उसका ऑफिस खाली है और कोई पर्टिकुलर केस को चलाना है तो हाई कोर्ट वो केस किसके पास रेफर कर देगी, किसी एडिशनल या किसी असिस्टेंट सेशन जज के पास। चूंकि सेशन जज का ऑफिस खाली है तो एडिशनल वाले के पास काम भेज देंगे। और अगर मान लो कि कोई एडिशनल जज नहीं है, कोई असिस्टेंट जज नहीं है ना, मान लो कि वो सेशन डिवीजन इतना छोटा है कि एक जज से ही काम हो गया और उसी का ऑफिस खाली है, तो फिर कोई है ही नहीं नीचे, तो फिर उनके नीचे कौन होगा, उनके नीचे होगा अपना मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उसमें से एक होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो ये एक हायर की याद कर लेना, एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ सेशन जज इज वेकेंट, तो जो उसका काम होता है वो हाई कोर्ट कहां भेज देगी, वो हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास भेज देगी, है ना। ये चीज हो गई। दूसरी चीज, इफ नो सच एएसजे यानी कि एडिशनल सेशन जज, अगर वो भी नहीं होता है तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी, जिसको हम बोलेंगे सीजेएम, सीजेएम के पास भेज देगी, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट ने सेशन जज का कोई केस सीजेएम के पास भेजा है इसलिए क्योंकि सेशन जज की कुर्सी खाली थी, तो फिर उस सीजेएम के पास उस केस को चलाने का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन कहां बैठेगी, कोर्ट ऑफ सेशन वहां बैठेगी जहां बैठने के लिए उसे हाई कोर्ट बोलेगा। आप सेक्शन 9 से एक चीज और समझ लेना बड़े अच्छे से, कि सेशन कोर्ट को कंट्रोल करने की पावर यानी कि सुपरवाइज करने की पावर किसके पास है, आप कहोगे सर हाई कोर्ट के पास है। देखो कहाँ बैठना है सेशन कोर्ट को वो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है, कौन बनेगा सेशन का जज वो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है, एडिशनल सेशन जज कितने होना चाहिए वो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है, सेशन जज नहीं होता है तो उसका केस कहाँ जाएगा वो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है। मतलब पूरा जो कंट्रोलिंग है वो हाई कोर्ट के पास है। तो सेशन कोर्ट बैठेगी भी वहां पे जहां हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन में उसको बैठने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पे सेशन कोर्ट को एक छोटा सा डिस्क्रिशन दिया हुआ है। वो छोटा सा डिस्क्रिशन क्या है कि किसी पर्टिकुलर केस में, कोई भी एक केस हो जिसमें कोर्ट को लगता है कि पार्टी के कन्वीनियंस के लिए
हमें सिटिंग कहीं और कर देना चाहिए, यानी कि हमें कहीं और बैठ जाना चाहिए पार्टी के कन्वीनियंस के लिए। याद रखना, पार्टी के कन्वीनियंस के लिए हमें कहीं और बैठ जाना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा सेशन कोर्ट सोच रही है। तो वो सेशन कोर्ट क्या करेगी? तो वो सेशन कोर्ट प्रोसिक्यूशन से परमिशन ले लेगी, एक्यूज्ड से कंसेंट ले लेगी, और जहां पे जगह डिसाइड हो रही है उनकी, वहां जाके बैठ जाएगी। अब ये मत सोचना कि कोर्ट के बाहर ही आके बैठ जाएं या किसी के घर जाके बैठ जाएं, ये सब अलाउड नहीं है। बट हाँ, जिस कोर्ट में बैठते हैं उस कोर्ट में ना बैठते हुए किसी दूसरी जगह पे बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक, चलो, ये सेशन कोर्ट की बात हो गई। प्रीत, आपको कुछ पूछना था, आपने हाथ उठाया था आपने, पूछिए। सर मेरे को ये पूछना था, आपने बताया कि सबसे बड़ी हाई कोर्ट होती है, उसके सबसे बाद बड़ी आपने स्टेट में सेशन, हाई कोर्ट होती है। हाँ हाँ। सर फिर उसके बाद आपने सेशन कोर्ट का नाम लिया, हाँ, सेशन और कोर्ट सर फिर। फिर उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम लिया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? देखिए, ये जो सेक्शन 7 का मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है। अच्छा, यस चलिए सर। एक काम करते हैं, आप में से प्रीत के अलावा कोई ऐसा है जो सेक्शन 7 पे जो मैंने बॉक्स बनाया है ये समझा सके? घबराइए मत, समझा दीजिए कॉन्फिडेंस करके। जो भी समझाएगा उसका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जो मैंने बॉक्स बनाया ना सेक्शन 7 पे, इसे कोई एक्सप्लेन कर मैं पाएगा? समझाऊं, मैं समझाऊं सर? आप ही समझाओगे? आपका ही डाउट है? चलो ठीक है, आप ही समझा तो लो, सर, कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो जाएगा। समझाओ। सर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हर एक जो स्टेट होगा वो या तो खुद सेशन डिवीजन होगा या उसके अंदर बहुत सारे सेशन डिवीजन होंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, फिर उसके बाद सेशन डिवीजन के अंदर या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और सर फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया है कि हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है वो खुद एक सेशन डिवीजन होगा। ठीक है। और और जो सर फिर डिस्ट्रिक्ट है उसको भी बहुत सब डिविजन में कर सकते हैं। सब डिवीजन ठीक के है, अंदर कर सकते चलो हैं। अब मैं एक काम यस। करता हूँ। सपोज करो कि अपन ने एक स्टेट ली जिसका नाम है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश एक स्टेट है, और मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर दो अलग अलग सेशन डिवीजन बना दिए। मैंने इसके अंदर अलग अलग दो सेशन डिवीजन बना दिए। एक मैंने बनाया, इसमें एक सिटी है जिसका नाम है इंदौर, और एक सिटी है जिसका नाम है भोपाल। ये दो अलग अलग सिटी है, काफी बड़ी बड़ी सिटी है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 स्टेट को हम एक से ज्यादा सेशन डिवीजन में भी बांट सकते हैं, है ना? तो हमने मध्य प्रदेश को क्या किया, इंदौर और भोपाल, इसे दो सेशन डिवीजन में बांट दिया। अच्छा, अब इंदौर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सपोज करो दो डिस्ट्रिक्ट है इंदौर के अंदर, एक एक्स नाम की डिस्ट्रिक्ट है और एक वाई नाम की डिस्ट्रिक्ट है। और सपोज करो भोपाल के अंदर भी दो डिस्ट्रिक्ट है। तो भोपाल के अंदर जो दो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक का नाम रख दो ए, एक का नाम रख दो बी। राइट? अरे यार, ये कैसा बी बना है? ये देखो, समझ में आ रहा है ना मेरा फिगर बना हुआ? मध्य प्रदेश में एक इंदौर सेशन है, एक भोपाल सेशन है। इंदौर में एक एक्स नाम की डिस्ट्रिक्ट है, एक वाई नाम की डिस्ट्रिक्ट है, और भोपाल में एक ए नाम की डिस्ट्रिक्ट है, एक बी नाम की डिस्ट्रिक्ट है। अब ये जो इंदौर के लिए सेशन कोर्ट किसके लिए बनती है? सेशन कोर्ट किसके लिए बनती है? सेशन डिवीजन के लिए कि सेशन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लिए? डिवीजन। सेशन के लिए। सर तो सेशन। देखो, तो एक जो सेशन कोर्ट होगी, मैं सेशन कोर्ट को एससी लिख रहा हूं, समझना, ये एक इंदौर की सेशन कोर्ट हो गई, और एक हो गई भोपाल की सेशन कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके लिए बनता है? डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये जो एक्स और वाई है, इनके लिए क्या बनेगा? इनके लिए बनेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये जो ए और बी है, इनके लिए क्या बनेगा? इनके लिए भी बनेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस सेशन के अंदर आता है वही सेशन उसको सुपरवाइज करता है। मतलब इंदौर के एक्स और वाई वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंदौर का सेशन कोर्ट सुपरवाइज करेगा, और भोपाल के ए और बी वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भोपाल का सेशन कोर्ट सुपरवाइज करेगा।
और मध्य प्रदेश के लिए तो हाई कोर्ट है ही ना ऊपर, स्टेट के लिए तो पूरा का पूरा हाई कोर्ट है ना, वो हाई कोर्ट इन सारे सेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब इंदौर के सेशन को भी और भोपाल के सेशन को भी। अभी समझ में आया सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फर्क होता है? यस सर। चलिए, और पता है एक और चीज समझ लो, ये जो एक्स नाम की डिस्ट्रिक्ट थी, सपोज करो ये डिस्ट्रिक्ट भी इतनी बड़ी है कि इसको फर्दर 2 और डिविजन्स में बांट दिया, पी और क्यू नाम का, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो एक्स नाम की डिस्ट्रिक्ट थी उसको फिर से पी और क्यू में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? सब डिविजन्स। ये सब डिवीजन कहलाएगा। सब डिवीजन के लिए भी कोर्ट होती है, और सब डिवीजन वाली कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है? उसके ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है? उसके ऊपर वाली सेशन कोर्ट। उसके ऊपर वाली सेशन कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है? उसकी हाई कोर्ट। देखो ये हायरार्की समझ लो, ठीक है? चलिए, अब हम कहा थे? सेक्शन 9 हमने खत्म कर दिया था। अभी जो मैंने आपको हायरार्की समझाई ना, अब वही हायरार्की अपन पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपने वहां अच्छे से समझी होगी तो यहाँ फटाफट हो जाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जजेस। मुझे एक बात बताइए, असिस्टेंट सेशन जज बनाना कंपलसरी है क्या? कोई अगर आपसे पूछे कि असिस्टेंट सेशन जज बनाना है, ये कंपलसरी है क्या? नो सर। नहीं है। ऐसा कैसे लगता है आपको कि ये कंपलसरी नहीं है? सर क्योंकि मे लिखा हुआ है, शैल नहीं लिखा हुआ। आप सेक्शन 9 की 3rd सब सेक्शन में जो डेफिनेशन देखेंगे उसमें मे लिखा हुआ है। इस मे का मतलब होता है कि हाई कोर्ट को अगर जरूरत लगेगी तो बनाएगी भैया, नहीं जरूरत लगेगी तो नहीं बनाएगी, जबरदस्ती थोड़ी है ना। तो ये याद रखना कि असिस्टेंट सेशन जज बनाना कोई कंपलसरी चीज नहीं है, पर वो बना देते हैं क्योंकि आजकल हर डिस्ट्रिक्ट लगभग इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक जज से काम नहीं होता है। तो अब अपन सेक्शन 10 में देखते हैं कि जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं ना, ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब इनके ऊपर कौन होता है। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो असिस्टेंट सेशन जज होता है ना, उसके ऊपर होता है सेशन जज। यानी कि अगर सबसे ऊपर है सेशन जज, तो सेशन जज के नीचे होंगे असिस्टेंट सेशन जज। मैं ना असिस्टेंट सेशन को ASJ लिख रहा हूं, आप लोग उसको समझ जाइएगा आप भी, और नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ, जिसको बेरेक्ट में बनाने की आदत हो वो बेरेक्ट में बना लेना, जिसको कॉपी में बनाने की आदत है वो कॉपी में बना लेना। जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा आखिरी में मैं देखूंगा, तो ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा। तो मैंने कहा कि सबसे ऊपर सेशन जज है, उस सेशन जज के नीचे असिस्टेंट सेशन जज है। इसका मतलब कि असिस्टेंट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? सेशन जज के। अब इन असिस्टेंट सेशन जज को काम कैसे करना है, इन्हें कौन कौन से केसेस देखना है, इन सब का वो बिजनेस कौन डिसाइड करेगा? इनके ऊपर वाला सेशन जज। मतलब ये जो सेशन जज है, टाइम टू टाइम मेक रूल्स एज टू बिजनेस। किस असिस्टेंट सेशन जज को कौन सा केस देना है, किसको क्या देना है, टाइम टू टाइम ये सारे रूल्स उनका सेशन जज बना देगा। अच्छा, कोई सा केस अगर किसी पर्टिकुलर सेशन जज की, असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट में जल्दी से चलाना है, तो सेशन जज उसके लिए भी प्रोविजन बनाएगा। मतलब इन टोटल बात इतनी सी है कि असिस्टेंट सेशन जज को सबऑर्डिनेट रखेगा सेशन जज, यानी सेशन जज उसको सब बताएगा कि तुम्हें कौन सा केस चलाना है, तुम ये वाला केस चलाओ, तुम इसको जल्दी डिस्पोज करो। एक थोड़ा सा कंट्रोल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज के ऊपर करता है। सेक्शन 10 यहीं पे खत्म होता है। अब आओ सेक्शन 11 पे, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। देखो अब ये जो सेक्शन 11 है ना, ये पूरा का पूरा थोड़ा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे थे सेशन कोर्ट के बारे में, अब अपन आ गए उसके नीचे, यानी हम जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट में अभी हम सेशन कोर्ट पे थे, अब हम नीचे आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आ गए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले ये आती है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। In every district, not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of first class and of second class as the state government, after consultation with High Court, notify. यानी number of courts of JMFC and JMSC, ये कौन डिसाइड करेगा? कितनी कोर्ट होना चाहिए JMFC की और JMFC की? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। हाँ पूछिए। सर जो सेशन कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसमें जो केसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस, दैट विल बी डिफरेंट, या फिर दोनों में एक ही टाइप के केसेस चलते हैं? जैसे मैंने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से सिविल केसेस चलते हैं, एंड इन सेशन कोर्ट इट ओनली डील्स विद क्रिमिनल कोर्ट्स। नो तो नो ये नो होता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, गलत सुना है आपने। देखिए क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है कि वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की कोर्ट है, सेशन कोर्ट का मतलब है कि वो सेशन डिवीजन की कोर्ट है। उनकी हायरकी का फर्क है, उनके केसेस कौन से हैं इसका कोई फर्क नहीं। डिस्ट्रिक्ट Okay. कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल दोनों केस चलते हैं, सेशन कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल दोनों चलते हैं। बस फर्क इतना सा होता है अभी ये थोड़ा सा सीआरपीसी अपन और आगे पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज भी क्लियर होगी कि सेशन कोर्ट में मोस्टली जो ज्यादा सजा वाले मैटर होते हैं ना वो चलते हैं। जैसे मर्डर हुआ, मर्डर में सजा बहुत ज्यादा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, डेथ भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा मैटर है। तो जो बड़े मैटर का क्रिमिनल ट्रायल होता है वो सेशन कोर्ट में चलता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलाएंगे, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो मैटर चलेंगे जिसमें 3 साल तक की सजा देने का प्रोविजन है, ठीक है। Okay, sir. और उससे बड़ा कोई भी क्रिमिनल मैटर अगर हो रहा है तो उसके लिए या तो सीजेएम के पास जाना पड़ेगा जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और अगर उससे भी बड़ा मैटर होता है, बहुत ही हीनियस मैटर की, उसमें सजा बहुत ही ज्यादा है, 7 साल से ज्यादा सजा देना है उसके अंदर, 7 साल तक की सजा देना है उसके अंदर, तो फिर हमको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। और सिविल केसेस की बात करो तो सिविल केस मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल होंगे। उसके लिए सीपीसी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्लियर लिखा है कि सिविल केस जो है वो लोवेस्ट ग्रेड वाली कोर्ट में लगाना पड़ता है। जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट होती है सिविल केस को चलाने की, आपको वहां फाइल करना होता है। तो सिविल केस तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल होंगे क्योंकि सिविल जज वहीं बैठते हैं। बट सिविल केसेस में भी कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि प्रोबेट हुआ, सक्सेशन हुआ, ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं सिविल के जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलाते, इसको हमें सेशन कोर्ट में चलाना पड़ता है। Okay. खैर अभी इतना समझाऊंगा तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बताऊंगा वक्त आने पे वो बताऊंगा, ठीक है। अभी तो समझ गए कि जो आपने सुना है वो थोड़ा सा गलत है, हाँ, केसेस दोनों yeah. टाइप के दोनों जगह चलते हैं। चलिए Okay. अब सेक्शन 11 पे थे हम लोग। मैंने बताया कि नंबर ऑफ कोर्ट, कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद। हाई कोर्ट से बिना कंसल्ट किए ये डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक प्रोविजन लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of the first class or second class to try any particular case or particular class of case। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक और छोटी सी पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद फॉर एनी लोकल एरिया कैन एस्टेब्लिश एनी स्पेशल कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस और केसेस। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक और पावर होती है, वो ये कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं उन्हें तो कर दिया, सेकंड क्लास भी कर दिया, ये तो सारे मैटर देखेंगे, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, ये सब देखेंगे जो भी इनको देखना है। पर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक थोड़ी सी अथॉरिटी ये होती है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस के लिए एक स्पेशल कोड बना सकती है। जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके केस बहुत ज्यादा लगते हैं, जैसे